हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और बेरियाट्रिक सर्जन। अभी हम बात करते हैं रोबोटिक असिस्टेड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी के एवोल्यूशन के बारे में। तो अगर हम देखें कि जो इनिशियल रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई थी, ये रफली सन 2000 के आसपास शुरू हुई थी, अब से ऑलमोस्ट 20 साल पहले। दा विंची सर्जिकल सिस्टम करके एक कंपनी है जिसका ये रोबोट उन्होंने निकाला था। ये सिस्टम की वजह से सर्जरी करने के लिए सर्जन को पेशेंट के पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है। सर्जन ऑपरेशन थिएटर में ही दूसरे एक कंसोल पर रहता है, जहां से वो मॉनिटर में देख के इस रोबोट को हैंडल करता है और ये छोटे छोटे इंसिजन के थ्रू ये रोबोट ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, यूजुअली सर्जरी तो सर्जन ही परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट भी सर्जन ही कंट्रोल कर रहा है, बट पेशेंट के बीच में दूरी बनी रहती है। अब इससे फायदा क्या हो रहा था कि जो प्रेसिजन होता है या जो महीन काम होते हैं वो करने में सर्जन को बहुत आसानी हो रही, और जो हाथ का या कलाइयों का उपयोग होता है ऑपरेशन करने के टाइम, ये जो दूरबीन से हम करते हैं ये उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते। इसलिए कुछ कुछ प्रोसीजर्स या जैसे हमें कुछ सूचर करना है या कुछ डीप कैविटी में जाकर किसी ऑर्गन को मनूवर करना है, तो ये मनूवर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये इस रोबोटिक सर्जरी के जो फ्लेक्सिबल आर्म्स होते हैं वो बिल्कुल हमारे कलाइयों की हर मूवमेंट को कैप्चर करके वो प्रोसीजर पेट के अंदर किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी सर्जरीज, डिफ़िकल्ट सर्जरीज करना बहुत आसान हो गया था। जब ये रोबोटिक सर्जरी शुरू हुआ था, इसका जो इनिशियल एप्लीकेशन है ये यूरो सर्जरी और गायनेक सर्जरीज इनमें ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि यूजुअली ये दो ऑर्गन पेल्विस में बहुत डीप होते हैं, जिसको ओपन या लैप्रोस्कोपिक मेथड से करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती थी। तो ये दो एप्लीकेशंस बहुत ही कॉमन थे इस सर्जरी। चैलेंजेस बहुत थे, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल को परचेज करने में प्लस पेशेंट को जो ये कॉस्ट सर्जरीज में आते थे। सेकेंडली, जो लर्निंग कर्व होता है, जो सर्जन को वो हैंडल करना, मनूवर करना जो सीखना पड़ता है, ये भी बहुत लंबा होता था। और प्लस जैसे कि हमने देखा कि एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड थे, बहुत ही लिमिटेड सर्जरीज उसके द्वारा किए जाते थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स छोटे हुए हैं, आर्म्स और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुए हैं, इसके जो इमेजिंग है, जो इसकी क्लैरिटी है, ये बहुत ही एनहांस्ड है। छोटे से छोटे ब्लड वेसल्स या छोटे से छोटी जो नसें होती हैं वो भी बहुत ही क्लियरली इसमें डिफाइन होती हैं या दिखाई देती हैं। और जो सर्जन का अर्गोनॉमिक्स है, अर्गोनॉमिक्स यानी कि जो ऑपरेशन करते वक्त जो सर्जन को अलग अलग एंगल में अपने हाथ, कंधे, गले, बैक को मनूवर करना पड़ता है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए सर्जन भी बहुत आराम से उस सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे ये एडवांसमेंट्स आए हैं उसके एप्लीकेशंस भी बढ़े। जैसे कि पहले इसका यूज़ सिर्फ यूरो सर्जरी या गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज में होता था, अब रोबोट्स जनरल सर्जरीज के तमाम सर्जरीज में काम आते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर सर्जरीज, लिवर और पैनक्रियास की सर्जरीज, बेरियाट्रिक सर्जरी, हर्निया सर्जरीज, कोलोरेक्टल सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, इवन आपके चेस्ट में जो थोरैसिक सर्जरीज या लंग्स पे करने वाले जो सर्जरीज होते हैं वो भी अब रोबोट द्वारा किए जा सकते हैं। थायराइड सर्जरीज, ये सारी चीज़ें अब रोबोट के एप्लीकेशन में आ गया। इम्प्रूवमेंट ये भी है कि उसमें जो सर्जन को ट्रेनिंग देना जाता है या ट्रेनिंग दिया जाता है या जो सर्जन एजुकेशन है उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है।
बहुत सारे प्रोग्राम्स वर्ल्ड वाइड हैं, हमारे इंडिया में भी ऑलमोस्ट 2 या 3 तरीके के रोबोटिक सर्जरी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सिमुलेशन जो होता है वो बहुत ही एडवांस हुआ है। सिमुलेशन यानी कि कंप्यूटर मॉनिटर पे बैठकर आपको रियल लाइफ सर्जरीज जैसे हम करते हैं वैसा हम उस मॉनिटर पर देखकर कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं जिसको मॉनिटर किया जाता है, जिसको मार्क्स दिए जाते हैं या ग्रेड किया जाता है, जिसमें कर करके आप उसे सीख सकते हैं। प्लस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, जहां आप एक्सपर्ट सर्जन्स के साथ रहकर उसे सीख सकते हैं, उनके साथ उनके प्रॉक्टरशिप के अंडर में आप उसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों ने बहुत हेल्प किया है इस रोबोटिक सर्जरी को और एडवांस करने के लिए। पेशेंट्स को ऑफ कोर्स रोबोटिक सर्जरी से बहुत बेनिफिट है, बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, पेन बहुत कम होता है, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम है, पेशेंट का रिकवरी बहुत ही फास्ट होता है। तो ये सारे एडवांटेज के साथ जब पेशेंट का ओवरऑल आउटकम और क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं तो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सर्जरी ये बहुत ही बेहतर होता है। अब का रोबोटिक सर्जरी का स्टेटस ये है, या हम जो फ्यूचर एडवांसमेंट में अगर हम देखने जाएं तो अब रोबोटिक सर्जरी में भी सिंगल इंसिजन सर्जरी आई है, जिसमें हमको 3 या 4 छोटे होल करने के बदले हम एक छोटा सा होल करके उसके थ्रू हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैमरा के साथ डालकर हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आर्म्स उतने ही फ्लेक्सिबल हो गए हैं, क्लैरिटी और भी बढ़ी है, इंस्ट्रूमेंट्स और पतले हुए हैं। उसके अलावा एंडोलुमिनल सर्जरीज यानी कि पेट में कट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हम जो पहले एंडोस्कोपी करते इधर मुंह के रास्ते से या जो हम कोलोनोस्कोपी करते हैं उसके थ्रू भी हम रोबोटिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके ये सर्जरीज एंडोल्यूमिनल सर्जरीज कर सकते। प्लस उसके अलावा टेक्निकल जो एडवांसमेंट्स होते हैं, रेजोल्यूशन, अलग अलग मोड्स जिसमें हम अलग अलग ऑर्गन्स को और क्लियरली देख सकते हैं, उनके ब्लड सप्लाई को जज कर सकते हैं, स्टेपलर्स यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांसमेंट्स हैं जो हो रहे हैं और यकीन मानिए कि आने वाले 2-5 सालों में ये और भी इम्प्रूव होंगे। अब दा विंची सिस्टम्स के अलावा और बहुत सारे सिस्टम्स मार्केट में हैं और प्लस और भी बहुत सारे सिस्टम्स ट्रायल मोड में हैं जो कि प्रॉबेबली अगले 5 से 10 सालों में मार्केट में आ जाएंगे। आई एम श्योर कि ये सारे टेक्निकल एडवांसमेंट्स न सिर्फ सर्जन को बट पेशेंट्स के आउटकम को भी इम्प्रूव करने में उतने ही मदद करेंगे। थैंक यू।